तो मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरी राज्य व्यवस्था की जो श्रृंखला चल रही है उस पर हम काफ़ी अनुच्छेद कवर कर चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार हम कि हम कौन कौन से अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने संविधान कितना पढ़ा है, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने भारत की प्रस्तावना व अनुसूचियाँ पढ़ी। भारत के संविधान में निहित 12 अनुसूचियों का पूर्ण विवरण हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद भाग 1 से भाग 4A तक जो अनुच्छेद वर्णित है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 के A तक, ये हमने पढ़ लिया है। फिर संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हमने पढ़ा। फिर संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक हमने पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हमने संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक के वक्तव्यों का पूर्ण विवरण पढ़ा है। उसके बाद हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसका विवरण अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद हमने राज्य की कार्यपालिका पढ़ी, जो कि आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक पूरी तरह से वर्णित है दोस्तों। उसके बाद हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक पूर्ण विवरण प्राप्त होता है जिसका। उसके बाद हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, राजभाषा के बारे में, जिसका विवरण हमें आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक प्राप्त होता है। उसके बाद हमने अभी जल्द ही में आपातकाल उपबंध पढ़े, जिसका विवरण आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमने लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा, जिसका विवरण अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक प्राप्त होता है दोस्तों। और अंत में हमने राज्य की न्यायपालिका यानी कि अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक के वक्तव्यों को पूरी तरह से पढ़ लिया है। यानी कि अब तक के हमने जो भी अनुच्छेद पढ़े, तो कुल आर्टिकल्स की जो संख्या है दोस्तों वर्तमान में वो 220 हम पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं कि संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, टोटल हैं 395। तो हमें अब जो अनुच्छेदों की संख्या जो हमें पढ़नी है वह मात्र घटकर कितनी रह गई है, 175, जिसमें से आधा मैं आज कवर कर दूंगा, बाकी आधा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो भले ही थोड़ी लंबी जा रही है, पर देखिए पूरा दोस्तों, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को कवर करके ले चलूंगा। इस तरह से विस्तार में आपको संविधान किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको पूरी तरह से पढ़ें, लिखें और उसको याद करने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह राज्य विधानमंडल के बारे में है, ठीक है, यानी कि द स्टेट लेजिस्लेचर। आज का जो टॉपिक चलेगा द स्टेट लेजिस्लेचर पे चलेगा, जिसका विवरण हमें आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से संदर्भित रहेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आज के टॉपिक राज्य विधानमंडल यानी कि द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, इसका जो विवरण प्राप्त होता है वो हमें आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 यानी अनुच्छेद 212 तक प्राप्त होता है। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दोस्तों, टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, पर जो चीजें मैं बता के जाऊंगा ये मान के चलिए एग्जामिनेशंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, बशर्ते होगा क्या कि ऐसा आपने आज तक किसी से पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। मैं पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करके जाऊंगा। आइए एक मॉडल तैयार करते हैं राज्य विधानमंडल का। यदि बात की जाए राज्य विधानमंडल कितने लोगों से बनके बनता है, मिलकर बनता है, यानी कि राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। जैसे हमने संसद के अंग पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के मुख्य अंग हैं, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के भी मुख्य अंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं विधानसभा, एक अंग है विधानसभा, एक है विधान परिषद, और एक है दोस्तों राज्यपाल। यदि आप संघ की तरफ एक दृष्टि डालें तो संघ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा था, संसद के बारे में पढ़ा था। संघ में संसद होता है, तो हमने संसद के बारे में पढ़ा था। संसद के भी 3 अंग बताए गए थे मुख्यतः। पहला था लोकसभा, दूसरा था राज्यसभा और तीसरा था राष्ट्रपति। जब हम राज्य में आते हैं तो राज्य विधानमंडल सर्वोपरि होता है, उसके भी 3 अंग हैं। पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद और तीसरा है राज्यपाल। आप सभी जानते हैं संघ में यदि देखा जाए तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। यदि हम राज्य के प्रथम नागरिक की बात करें तो वह राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का जो विवरण था दोस्तों वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका विवरण आपको आर्टिकल 153 में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आपको राज्यपाल की कार्य व शक्ति, उसके नियुक्ति का प्रावधान सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो आप उस वीडियो पे जाके ऑफिशियल लिंक से
इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। सबसे पहले जान लीजिए कि राज्य विधान मंडल का जो विवरण है वह किस अनुच्छेद में मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे। तो दोस्तों राज्य विधान मंडल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 168 में किया गया है कि प्रत्येक राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, स्थिति के आधार पर एक राज्य में विधानमंडल का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि राज्यों के अंतर्गत एक विधानमंडल का प्रावधान किया जाएगा जिसके 3 अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। ठीक है। अब आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार विधान परिषद का प्रावधान 2 भागों में किया गया है। एक तो उसके गठन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद का जो है कि विधान परिषद का गठन इसको 2 प्रारूपों में बांट दिया गया दोस्तों, एक गठन के आधार पे और एक संरचना के आधार पर। यदि हम विधान परिषद के गठन की बात करें तो इसका विवरण हमें आर्टिकल 169 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। यदि हम विधानसभा के गठन की बात करें तो इसका विवरण हमें आर्टिकल 170 में प्राप्त होता है। और यदि हम विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करें तो इसका विवरण हमें आर्टिकल 171 यानी कि अनुच्छेद 171 में प्राप्त होता है। तो आज का जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों विधानसभा विधान परिषद से ही चलने वाला है, तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक चीजें इसमें क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों राज्य विधान मंडल के बारे में, तो राज्य विधान मंडल का विवरण हमें मिल गया आर्टिकल 168 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे विधानसभा के बारे में। तो मैंने भी आपको बताया कि विधानसभा का विवरण किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 170 में। और विधान परिषद का वर्णन, विधान परिषद के गठन का जो विवरण है वो हमको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 169 में मिलता है। अगर आप चीजों को ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अब देखा जाए कि विधानसभा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, यह इसके उपनाम है दोस्तों। इसको पूछा जा चुका है कि विधान मंडल में, राज्य विधान मंडल में प्रथम सदन किसे कहा गया है, तो प्रथम सदन विधानसभा को कहा गया है। या लोकप्रिय सदन किसे कहा गया है, तो लोकप्रिय सदन भी विधानसभा को कहा गया है राज्य विधान मंडल में। यदि विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का अन्य उपनाम क्या है, विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको निम्न सदन नहीं बोला जाता है, इसको द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यही तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि संघ और राज्य में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही क्रिएट होता है। जैसे कि लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विधान परिषद को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय सदन या उच्च सदन बोलेंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात किया जाए कि जो विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं वह विधानसभा के सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा, यानी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा वह विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा और सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार विधान परिषद में सभापति या उपसभापति कौन होगा, तो यह भी विधान परिषद का सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा होगा, यानी विधान परिषद के सदस्यों में से ही होगा और उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा। तो इसके लिए भी लिख लीजिए, सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा। इसको लिखते चलिएगा दोस्तों, सदस्यों के द्वारा। ऐसा आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ये बात मान लीजिए। अब बात करते हैं विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 500। और यदि बात की जाए विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या क्या है, तो जितनी भी सीटें विधानसभा में होती हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, विधानसभा में जितने सीटों की संख्या होती है उन्हीं सीटों की संख्या का 1/3 भाग विधान परिषद में सदस्य होते हैं। यह कुल सदस्यों की संख्या है विधान परिषद की। इसमें न्यूनतम का कोई आंकड़ा तय नहीं है, क्योंकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हमारा अस्थायी सदन होता है और विधानसभा हमारा भंग हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो विधान परिषद में जो अधिकतम सीट होती है वो विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 होती हैं। अब बात करते हैं विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में सीटों की न्यूनतम संख्या है 60। इस बात को नोट करते चलिए दोस्तों, ये सभी जानकारी
उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो गई? 60। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में कि यदि आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यह बात हमने संघ के बारे में भी पढ़ा था कि यदि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। बस योग्यता उसी के समान है। ठीक है दोस्तों, पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भारत का नागरिक हो, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना दोस्तों बहुत अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, जब हमने लोकसभा पढ़ा था तो लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था कि जो आयु होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन हमने बताया था दोस्तों वह क्या था? लाभ के पद पर ना हो। यदि आपको विधानसभा का सदस्य होना है तो आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और लाभ का पद क्या होता है यह मैंने जब संघ के बारे में पढ़ाया था तो आर्टिकल 102 में मैंने विस्तार पूर्वक लाभ के पदों को वर्णित किया था दोस्तों। तो आप जाके साइट से उसको देख सकते हैं। ठीक है, यह हो गया विधानसभा की योग्यता। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की योग्यता। तो विधान परिषद की योग्यता भी 3 प्रकार से डिफाइन की जाती है। पहला क्या होगा? मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। जब मैंने राज्यसभा में बताया था आयु कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 30 वर्ष की आयु मान्य है। इसमें 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और तीसरा क्या है दोस्तों? लाभ के पद पर ना हो। यह विधान परिषद में सदस्य बनने की योग्यता है दोस्तों, लाभ के पद पर ना हो। यह तो इनके योग्यता की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि विधानसभा में निर्वाचन का क्या प्रारूप है और विधान परिषद में निर्वाचन का क्या प्रारूप है, क्योंकि इनसे भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो विधानसभा का जो निर्वाचन पद्धति है वो 2 चरणों में होता है। जैसे 2 चरणों का कहने का अर्थ ये है कि विधायकों की विधानसभा का चुनाव अर्थात विधायकों का चुनाव। और विधायकों का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। तो जो निर्वाचन होता है विधानसभा के सदस्यों का, उसके लिए आप क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किसका निर्वाचन होता है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और एक आंग्ल भारतीय का चयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चयन नहीं, उसे मनोनयन बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन, एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन किसके द्वारा होता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा। इसको पूरा मेंशन करिएगा क्योंकि यही पूछा जाता है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो आपका जवाब होगा कि विधानसभा में जो एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन किया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यह तो हो गया विधानसभा में निर्वाचन की पद्धति। जबकि जब हम विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों तो विधान परिषद के निर्वाचन की पद्धति पूरी तरीके से अलग है। अब अलग कैसे है? अब विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं दोस्तों उनकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। कैसे? ये देख लीजिए। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है विधान परिषद की? तो विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3। ठीक है, अब उसमें से इसी 1/3 सदस्यों की संख्या में से 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह शिक्षकों के द्वारा होता है। यानी कि उन्हें शिक्षक के मताधिकार के प्रयोग द्वारा उनका चयन किया जाता है। यानी कि जो शिक्षक संघ होता है दोस्तों वह अपने 1/12 सदस्यों का चयन करता है। तो इसमें लिखिएगा 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। विधान परिषद के 1/12 सदस्य कहां से आते हैं? शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अतिरिक्त 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों? स्नातकों के द्वारा। जो ग्रेजुएट होते हैं उन 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों के द्वारा किया जाता है। स्नातकों द्वारा निर्वाचन कराया जाता है इनका दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा।
1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों के द्वारा कराया जाता है। अब देखते हैं अगला चरण इसका। तो अगला चरण क्या है दोस्तों, इसके 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, सदस्यों का मनोनयन। और मनोनयन कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन। और कितने क्षेत्रों से मनोनयन करेगा, तो राज्यपाल कुल 4 क्षेत्रों से 1/6 सदस्यों का मनोनयन करेगा। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको लिख लीजिए। पहला क्षेत्र है कला, पहला जो क्षेत्र है दोस्तों वह है कला, दूसरा है साहित्य, तीसरा है विज्ञान और चौथा है सहकारिता। नोट कर लीजिएगा इसको। इन 4 क्षेत्रों से राज्यपाल 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है विधान परिषद में। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब इनमें से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसको भी नोट कर लीजिए। इनके अतिरिक्त जैसे कि क्या हुआ, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, फिर 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता के क्षेत्रों से, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यही विधानसभा के सदस्य 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, शेष जो 1/3 सदस्य बचते हैं उनका निर्वाचन ग्राम पंचायत व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो लिख लीजिए, नगर पंचायत व नगर निगम प्रतिनिधियों द्वारा, नगर निगम प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतने विस्तार से कोई बताएगा नहीं, इसलिए नोट करते चलिए साथ में। अब देखिए विधान परिषद का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों के द्वारा किया जाएगा, 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान व सहकारिता के क्षेत्रों से किया जाएगा, फिर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पंचायत व नगर निगम प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यह हो गया विधान परिषद में निर्वाचन की पद्धति। अब देख लेते हैं दोनों के कार्यकाल क्या है, विधानसभा का कार्यकाल क्या है और विधान परिषद का कार्यकाल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है और इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा, 5 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, 5 वर्ष बाद स्वतः भंग हो जाता है। यानी कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा लिख लीजिए, आपातकाल के समय भंग कर दिया जाता है। यानी कि देश में यदि इमरजेंसी टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया उस समय विधानसभा को क्या किया जाता है, भंग कर दिया जाता है। भले ही अभी विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष चला हो, 2 वर्ष चला हो, 3 वर्ष चला हो, कुछ भी चला हो, आपातकाल यदि देश में लागू हो गया तो आपातकाल के समय विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो यह इसके कार्यकाल से संबंधित हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विधान परिषद कैसा सदन है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, यानी कि इसको कभी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। तो पहला लिख लीजिएगा, स्थायी सदन है। पहला पॉइंट हो गया, स्थायी सदन है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो यहां पे लिख लीजिए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रत्येक 2 वर्षों पर
1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही शक्ति क्या है और विधान परिषद की कार्यवाही शक्ति क्या है। तो आप सभी जानते हैं विधानसभा क्या कार्य करती है, विधायिका को पारित करती है, या लिख लीजिए सीधे सीधे विधेयक पारित कराना किसका कार्य है, विधानसभा का। तो यह क्या करेगी दोस्तों, विधेयक पारित कराएगी। इसकी कार्यवाही शक्ति क्या हो गई, विधेयक को पारित कराना। और क्या करेगी, जो भी राज्य मंत्री होंगे उनको मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाएगी। राज्य मंत्री को मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाना, मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाना। इसको नोट कर लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उत्तरदायी बनाना। राज्य मंत्री को मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। अब यदि विधान परिषद के कार्यवाही शक्ति की बात की जाए तो यह क्या करेगी, सभी विधेयकों को पारित करेगी, सभी विधेयकों को पारित करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यह धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिनों तक, 14 दिन तक। तो यहां पे लिख सकते हैं धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई अन्य विधेयक पारित किया जाता है तो विधान परिषद उसको 3 माह तक और एक बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 1 माह तक रोक सकती है। यानी कि विधान परिषद सामान्य विधेयकों को कुल 4 माह तक रोक सकती है अपने पास, उसकी समीक्षा के हेतु। ठीक है, तो यह हो गया राज्य विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। हमने पढ़ा आर्टिकल 168, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 169, 168, 169 और 170 हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के आर्टिकल को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। तब तक यह सारी चीजें को नोट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं आर्टिकल 171 की तरफ। आर्टिकल 171 में किन बातों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। विधान परिषद की संरचना कैसी होगी, इन्हीं बातों का उल्लेख अनुच्छेद 171 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आर्टिकल 172 की तरफ, अनुच्छेद 172 की तरफ। तो अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताई गई है। किसी राज्य के विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, वह कितने वर्षों तक कार्य करेगी, इस बात का विवरण हमें आर्टिकल 172 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। अनुच्छेद 173 में बताया गया है विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता क्या होगी, कौन सा व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अर्हित है, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 173 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। अब देखते हैं अनुच्छेद 174 के बारे में। तो अनुच्छेद 174 में यह बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन को कौन आवंटित करेगा, कौन अधिघोषित करेगा, किसके द्वारा राज्य विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान व विघटन किया जाएगा, इसका विवरण हमें अनुच्छेद 174 के अंतर्गत प्राप्त होता है। अनुच्छेद 175 में किन बातों को बताया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का राज्यपाल का अधिकार, यानी कि राज्यपाल का क्या अधिकार होगा किसी भी सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण प्रस्तुत करने का, उसके अधिकारों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 175 के अंतर्गत। यदि हम अनुच्छेद 176 की तरफ जाएं दोस्तों, तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रारूप बताया गया है कि किन स्थितियों में या किन परिस्थितियों में राज्यपाल सदनों में विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करेगा, इस बात का वर्णन आर्टिकल 176 के अंतर्गत प्राप्त होता है। जबकि अनुच्छेद 177 में दोस्तों बताया गया है कि किसी भी सदन के बारे में मंत्रिपरिषद का या मंत्रियों का या फिर महाधिवक्ता का कैसा अधिकार होगा, वह किन अधिकारों का प्रयोग विधानमंडल के सदनों में कर सकेगा, इसी बात का वर्णन अनुच्छेद 177 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। 178 से लेके दोस्तों अनुच्छेद 181 तक का जो विवरण है
वो विधानसभा के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 182 से लेकर अनुच्छेद 185 तक का जो विवरण है वो विधान परिषद का विवरण है। तो इसलिए इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं विधानसभा और एक तरफ लिख लेते हैं विधान परिषद। दोनों के कंडीशंस सेम है, बस पदों के जो कर्तव्य हैं वो थोड़ा अलग है, बस उन्हीं को देखना है दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 178 में बताया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा या विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा, इसको बताया गया है अनुच्छेद 178 में। उसी प्रकार अनुच्छेद 182 में बताया गया है कि विधान परिषद के सभापति कौन होंगे और विधान परिषद के उपसभापति कौन होंगे। तो दोनों के अंदर समानताएं हैं दोस्तों, इसलिए इसको इसी तरह हम समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की जानकारी है और अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 179 के अंतर्गत बताया गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का यदि पद रिक्त हो या फिर उसे पद से हटाया जा रहा हो या वह खुद ही अपना पद त्याग कर दे तो उस समय की स्थिति कैसी होगी, किन कारणों से ऐसा किया जा सकता है, उसका विवरण अनुच्छेद 179 में दिया गया है। उसी प्रकार विधान परिषद में अनुच्छेद 183 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सभापति उपसभापति का पद रिक्त हो, पद त्याग कर दे या उसे पद से हटाया जाए तो यह किस विधि के अंतर्गत किया जा सकता है, इसी का वर्णन अनुच्छेद 183 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। अब उसी प्रकार अनुच्छेद 180 में बताया गया है कि यदि अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति, यदि अध्यक्ष किसी कारणवश देश से बाहर हो या किसी अन्य काम में व्यस्त हो जिसके कारण वह विधानसभा को संचालित करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का किस प्रकार से उपाध्यक्ष संचालन कर सकता है, यानी कि अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का संचालन किन स्थितियों में उपाध्यक्ष कर सकता है, उसी का विवरण अनुच्छेद 180 के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। जबकि अनुच्छेद 184 में क्या बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 184 में बताया गया है कि यदि किसी कारणवश विधान परिषद का सभापति देश के बाहर हो या किसी अन्य काम में व्यस्त होने की वजह से विधान परिषद का संचालन करने में असमर्थ हो तो उस समय विधान परिषद का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का परिपालन किस आधार पर करेगा, किस तरीके से करेगा या उसकी शक्तियां क्या होंगी, उन्हीं का विवरण अनुच्छेद 184 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। अब विधानसभा में अनुच्छेद 181 के अंतर्गत यह बताया गया हो कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर उसे हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो या कोई संकल्प पारित किया गया हो तो उस समय वह उसका पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, यानी कि जिस समय अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो उस समय से वह उस विधानसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार विधान परिषद में अनुच्छेद 185 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो या पारित हो तो वह भी उस समय विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा। उस समय कौन उस विधान परिषद या विधानसभा का संचालन करेगा, इन्हीं सब बातों का विवरण इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अगला अनुच्छेद 186 है। अनुच्छेद 186 के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति तथा उपसभापति के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है दोस्तों, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को वेतन और भत्ते किस आधार पर दिए जाएंगे, कितने वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, इनका वर्णन अनुच्छेद 186 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 187 के अंतर्गत दोस्तों यह बताया गया है कि राज्य विधान मंडलों के लिए एक सचिवालय का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत राज्य विधान मंडलों के सभी कार्यवाहियों की समीक्षा के लिए एक कागजी कार्यवाही का प्रलेख तैयार किया जाएगा। तो राज्य विधान मंडलों के सचिवालय का जो वर्णन है दोस्तों वह अनुच्छेद 187 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है, यानी कि जब भी विधानसभा का कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है
तो उस समय वह क्या शपथ लेगा, इसी बात का वर्णन अनुच्छेद 188 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 189 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि सदनों में मतदान चल रहा हो या रिक्तियों के होते हुए भी, यानी कि सदन में सदस्यों की रिक्ति है, तो उस समय सदन की कार्यवाही करने की शक्ति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने सदस्य मौजूद हों तो उस सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी, इसका विवरण हमें अनुच्छेद 189 के अंतर्गत प्राप्त होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सदस्यों के किसी भी सदन के संचालन के लिए जो गणपूर्ति की संख्या होती है वह 1/10 होती है सदस्य संख्या का 1/10। जिस सदन में, जैसे विधानसभा की बात की जाए, यदि विधानसभा में 500 सदस्य बैठ रहे हैं तो यदि 500 सदस्य के 1/10 सदस्य यानी कि 50 सदस्य सदन में मौजूद हैं तो विधानसभा की कार्यवाही संचालित की जाएगी बिना रुके टुके। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 190 में किन बातों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 190 में बताया गया है कि आकस्मिकता की स्थिति में यदि कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं तो उस समय सदन की कार्यवाही किस तरह से संचालित की जाएगी। जैसे किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह बाहर चला जाए किसी कारणवश, कुछ समय के बाद आना उसका भी निश्चित हो, तो उस समय क्या प्रावधान किए जाएंगे सदन की कार्यवाही चलाने के लिए, उसी का विवरण अनुच्छेद 190 के अंतर्गत प्राप्त होता है। अनुच्छेद 191 में बताया गया है कि यदि आप विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से निर्हरित किए जाते हैं, यानी कि आपकी निर्हरताएं क्या हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 191 के अंतर्गत किया गया है। तथा अनुच्छेद 192 में यह बताया गया है कि जो सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न हैं उनका विनिश्चय किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए इन सब बातों को नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। 193 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 188 में जो सदस्यों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सभापति या उपसभापति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है, उससे पहले सदन में बैठने और मत देने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसी बात का वर्णन अनुच्छेद 193 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं 94 की तरफ। तो अनुच्छेद 194 में विधान मंडलों के सदनों को तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में प्रबंधन उपबंध किए गए हैं। यानी कि विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां क्या होंगी, विशेषाधिकार क्या होंगे, अन्य उपबंध क्या होंगे, इसी का वर्णन अनुच्छेद 194 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 195 में विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 196 में दोस्तों विधेयकों के पुनः स्थापना और उन्हें पारित किए जाने के संबंध में उपबंधों का वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन किया गया है। यानी कि यदि विधान परिषद धन विधेयकों से अलग विधेयकों पर किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न करती है तो उसके ऊपर किस प्रकार से निर्बंधन लगाया जाएगा, उसी का वर्णन अनुच्छेद 197 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी कि विशेष धन विधेयक को लाने की विशेष प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसी के बारे में अनुच्छेद 198 में वर्णन किया गया है। जबकि जब अनुच्छेद 199 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इस बात को कैसे परिभाषित किया जाएगा, इसी का वर्णन अनुच्छेद 199 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। यदि बात करते हैं अनुच्छेद 200 की, तो विधेयकों पर कौन अनुमति प्रदान करेगा, किस प्रकार से अनुमति प्रदान करेगा, इसी का वर्णन अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्राप्त होता है। जबकि अनुच्छेद 201 में कुछ विधेयकों को विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है, तो उन विधेयकों को आरक्षित करने का प्रावधान क्या है, इसी का वर्णन अनुच्छेद 201 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। 202 के अंतर्गत दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। यानी कि सदन को चलाने के लिए
जो 1 वर्ष का वित्तीय विवरण होगा वह किस प्रकार से लाया जाएगा, उसी का प्रबंध अनुच्छेद 202 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 203 में विधान मंडलों में प्राकाकलन संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी प्राकाकलन संबंधित प्रक्रियाएं होंगी, उन्हीं का वर्णन विधान मंडलों के अनुच्छेद 203 के अंतर्गत किया गया है। जबकि अनुच्छेद 204 के अंतर्गत दोस्तों विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है और विनियोग विधेयक के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो पे चर्चा कर चुका हूं। विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो आप पिछली वीडियो को वहां से देख लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है, 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान का प्रावधान है, 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान है। जब अनुच्छेद 207 की बात करते हैं दोस्तों हम, तो उसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो वित्त विधेयक होंगे उस पे कौन कौन से विशेष उपबंध बन सकते हैं, उन्हीं का वर्णन अनुच्छेद 207 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं। साधारणतया जो प्रक्रिया होती है सदन को चलाने की, उस प्रक्रिया का क्या नियम होगा, उसी का विवरण अनुच्छेद 208 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 209 में क्या बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, यानी जो राज्य के विधानमंडल होंगे उसमें जो भी वित्तीय कार्य से संबंधित प्रावधान होंगे उसका विनियमन विधि के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 209 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान बताया गया है। जब मैं आपको अनुच्छेद 343 पढ़ा रहा था राजभाषा दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, जिसका विवरण विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रावधान है वह किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 210 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 211 में क्या बताया गया है कि विधानमंडल में चर्चा पर किस प्रकार से निर्बंधन लगाया जा सकता है, इनके बारे में जो विवरण मिलता है वो हमें अनुच्छेद 211 से प्राप्त होता है। जबकि अनुच्छेद 212 में यह बताया गया है कि न्यायालय विधानमंडल के कार्यवाहियों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय किसी भी विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, इसी के बारे में अनुच्छेद 212 के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक के संपूर्ण प्रावधानों को पढ़ लिया है। तो इन सब बातों को नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधायी शक्तियों के बारे में लेके आऊंगा दोस्तों। किसके बारे में? विधायी शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या होती हैं दोस्तों। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।